वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनकरीब हज का महीना शुरू होने को जा रहा है, लेकिन हज फ्लाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुकी हैं। मैंने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान है कि हज किया और एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस किया। मैंने अभी YouTube में बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ हज 2024 को लेकर, और उसमें बहुत सारी प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस और नए रूल्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो हाजियों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस सब में मैं एक चीज़ ये मिस कर रही हूँ कि गवर्नमेंट से भी लोग जाते हैं, प्राइवेट से भी लोग जाते हैं। प्राइवेट में मिना को मकतब को लेकर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे A B C D। ए न्यूक्लियस इंतहाई एलीट आपका पैकेज होता है, वो तकरीबन 55 लाख भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। बी कैटेगरी मैक्सिमम 35 लाख तक होता है, और स्टार्टिंग उसका अब की दफ़ा आई थिंक 21-22 लाख से है। सी उससे थोड़ा कम होता है, और डी तो बिल्कुल ही कम होता है। इनफैक्ट डी गवर्नमेंट के लिए ही अलॉट होते हैं। A B C ज़्यादातर प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं ओवरऑल दुनिया में उनके पास होते हैं। अब मसला ये है कि मैंने जब वो वीडियोस देखी तो उसमें जो सऊदी डोमेन में जब आप एंटर होते हैं तो एक वो पैकेज होता है जो आप स्पेंड करते हो और चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका होटल हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ट्रांसपोर्ट हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फूड हो गया। और जितने ज़्यादा बड़ा पैकेज होगा उतने हमें लगता है कि हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन हज नाम है जिस्मानी मशक्क़त का। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने हज की नीयत की हो और आप चाहते हैं कि हम बस जाएं और हमें ठंडी ठंडी हवाएं और बड़ा लग्जरियस सा जो अरकान है वो अदा करने में हमें बहुत आसानी हो। ऐसा हो नहीं सकता। रीज़न इज़ कि सबसे पहले तो हम उसके वेदर की बात कर लेते हैं। वेदर की तो चले बाद की बात है। सबसे पहले तो आपको अभी से ये दुआ करनी चाहिए कि ए मेरे रब, अब तूने मुझे हज के लिए बुलावा दिया है। इनविटेशन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही आता है, क्योंकि जब बंदा यहाँ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो आसमान से जवाब में भी लब्बैक अगर आ गया तो भाई आप तो को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर उस रब की मर्ज़ी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जब तक कि आप हज मबरूर, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारा हज मबरूर हो, यानी हमारा हज कबूल हो। हमने जब लास्ट ईयर सेशंस भी किया था तो हमें मुफ्ती साहब ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली हमें समझाई थी कि जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें फ़र्स्ट आना है, हमें पास होना है। तो हज भी बेसिकली साहिब हैसियत और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से ये टेस्ट है कि आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी नीयत के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने ऐसे हज करना है, इस तरह इबादत करनी है कि अल्लाह मतलब आसमान में फ़रिश्ते जब लेकर जाए तो आपका वो हज मबरूर, आपका रिज़ल्ट आ जाए हज मबरूर, ठीक है। उसके लिए फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपका प्रीलियम्स को अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये करना बहुत लाजिम है। प्रीलियम्स मीन्स कि अभी आप सऊदी डोमेन में नहीं एंटर हुए, अभी आप यहीं पर हैं, लेकिन तैयारियां हो रही होंगी, सबकी हो रही होंगी, और अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करें। प्रीलियम्स के लिए लाजिम है, प्रीलियम्स को क्लियर करने के लिए लाजिम है कि आप अपने नफ्स को हल्का करते हैं। आप पर जो जिम्मेदारियां यहाँ पर आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माली पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है, कर्ज़ लिया हुआ है तो आप उसका कर्ज़ अदा करें। अगर आप मतलब बॉस हैं और आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आपको लगता है आपको उनके ड्यूज़ क्लियर कर देने चाहिए, और अगर आपका पैकेज नेक्स्ट मंथ तक भी जाएगा तो आपको एडवांस में उस मंथ के भी ड्यूज़, मतलब ओवरऑल आप पर जो दूसरे इंसानों से रिलेटेड जो मतलब जो चीज़ें आपको अदा करनी हैं, सबसे पहले तो आप वो अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका अपना सेल्फ कंट्रोल, टेम्परमेंट,
उसकी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो उस पर अभी से कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सबसे पहला टेस्ट यही होता है, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका टेम्परमेंट, इंसानों को लेकर आपके रवैये, आपकी सोच, आपके ख्यालात, चाहे कुछ भी हुआ हो आपकी ज़िंदगी में। ज़ाहिर इंसान है, इमोशंस हैं, जज्बात हैं। अगर आप किसी के लिए मतलब आपके जो पॉजिटिव इमोशंस नहीं हैं, तो खुदा के लिए उस सब को आप न्यूट्रल कर दें, उस सब को आप ज़ीरो कर दें, क्योंकि सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दें और अपने नफ्स को इतना खूबसूरत कर दें कि आपका नफ्स बिल्कुल वाइट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ये इंसान के इंसानों से रिलेटेड जो हमारे ख्यालात, हमारे जो जज्बात होते हैं, उसको लेकर कह रही हूँ, क्योंकि सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा नहीं होता। इसी तरह सब कुछ रिश्तों के हवाले से अच्छा नहीं होते। तो आपको चाहिए कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है, बेटर बेटर जो भी है, उसको आपने बिल्कुल साफ़ कर देना है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट में बोल रही हूँ, अपना दिल बिल्कुल साफ़ कर दें। ये वो प्रीलियम्स हैं जो हज पे जाने से पहले एक इंसान को अपने नफ्स को इस तरह साफ़ और झाड़ दें, बिल्कुल झाड़ दें। अगर वो इंसान आपके सामने भी आ जाए तो उसको गले लगा ले, मुस्कुरा ले, और मतलब कोई दिल में ना कोई बात रखें, ना कोई बिटरनेस रखें, कुछ नहीं रखें, बस अपने आप को हल्का कर दें। आप देखिएगा आप इतने सुकून में भी आ जाएंगे और आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी। आप हज के उस खुशी को इंजॉय करेंगे। अब आ जाते हैं कि जैसे ही हमारी फ़्लाइट जैसे ही सऊदी अरब में जद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना एयरपोर्ट पे लैंड हुई है, वहाँ से सऊदी डोमेन शुरू हो जाता है। वहाँ से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं, वहाँ पर सबको फॉलो करना होता है, ऊपर से लेके नीचे तक को। यहाँ पर अब काम आएगा आपका जो सेल्फ कंट्रोल है और आपका पेशेंस। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग 48 आवर्स से ज़्यादा जागे होते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारी हज की फ्लाइट होती है उससे एक दिन पहले रात भर नींद तो आती नहीं है, मुझे तो खैर आई नहीं थी। दूसरे दिन 12 बजे की फ़्लाइट थी, तो आप वो पूरा दिन हम लोग जागे हैं। सही है, दूसरे दिन सुबह 7 बजे आप यकीन करें हम जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद थे, पहुंच चुके। सब अच्छा हो गया, बाहर गए, बसेस की लिंक थी। हमारे सीईओ इनफैक्ट सना मुझे याद आ गई, सना ने इस साल हिजाज़ मुक़द्दस से मतलब सेव हमारा टूर ऑपरेटर है, और वो बहुत परेशान थी। तकरीबन 4 महीने पहले जब से उन्होंने अपना ये इरादा बांधा था उन्हें हज पर जाना है, तो उन्होंने पिछले साल मेरा एक वीडियो है मकतब को लेकर, वो उन्होंने देखा और उसमें उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं। बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। जो सब पहला हज करते हैं ना, उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कैसे करेंगे, ये गर्मी बहुत है, ये है, सब कुछ है। तो वो भी खासी परेशान थी, डरी थी। तो सना, ये वीडियो मेरा आपके लिए भी है, क्योंकि आप बहुत परेशान थे और मैं आपको कूल डाउन कर रही थी कि कुछ नहीं है, सब अच्छा हो जाता है, अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है। तो जब जैसे आप वहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, आपके जो टूर ऑपरेटर हैं, वो जो भी साहब होंगे, वो आपको आपकी बस में बिठाते हैं। हमारे साथ तो ये हुआ था, पहले हम एक बस में बैठे तो उसमें हमारे साथ नाइजेरियंस और मे बी सुडानीस थे। तो थोड़ी देर के बाद उनके बंदे आए, मतलब, और उन्होंने कहा कि हर बस में एक ही कंट्री के लोग बैठेंगे। फिर हमने दोबारा से हमारा सामान बाहर निकला, फिर हम दोबारा से दूसरी बस में हम बैठ गए। फिर हमारे पासपोर्ट हमने जो अथॉरिटी होती हैं, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि अब सऊदी अरब में वुमेन एम्पावरमेंट मुझे नज़र आया। आप जैसे ही लैंड करेंगे आप देखेंगे कि इमिग्रेशन से लेकर हर डेस्क पर आपको एक लेडी, फीमेल सऊदी लेडी नज़र आएगी, वो जो पूरा करती है। मेल भी खड़े होते हैं, बट जो सारा कुछ कर रहे होते हैं वो फीमेल लेडीज़ कर रही होती है। जब बस में भी जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियां होती हैं ना, माशाल्लाह, वो लड़कियां अपॉइंट थी, वो आपसे पासपोर्ट लेंगी। अच्छा, जब तक ये एंट्री होती है सब कुछ होता है, फिर वो एंट्री होने के बाद वो पासपोर्ट ड्राइवर के हवाले दिया जाता है, और अब ड्राइवर आपका कैप्टन ऑफ द शिप है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आपको आपके होटल ले जाता है। हमारे साथ मसला ये मतलब हुआ कि हमारे ड्राइवर साहब ने, खैर आपके साथ भी ये होगा, रीज़न इज़ कि मैंने यही बताया कि वहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करना है। बस कितनी देर में आपको पहुँचाती है, उसमें आप उस ड्राइवर को गाइड नहीं करेंगे, भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो अपनी मर्ज़ी से आपको अपने हिसाब से
जो भी उसका टाइम होगा वो पहुंच जाएगा। आज 8:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, आप यकीन करें। उस बंदे ने जद्दा टू मक्का 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन वो बस मुख्तलिफ चेक पोस्ट पे रुकते रुकते रुकते, आई थिंक तकरीबन ज़ोहर से पहले हमें दूर से क्लॉक टावर नज़र आ रहा था, लेकिन जद्दा टू मक्का के ऑन द वे मुझे अच्छी तरह याद है KFC का जो वो आउटलेट है, वो आउटलेट था, हम वहाँ रुक गए। हमने ड्राइवर से पूछा, और लैंग्वेज बैरियर बहुत मैटर करता है हमारे बस में। शुक्र है कि एक हमारे साथी ऐसे थे कि जिनको अरबी आती थी, और वही एक बंदा था जो ड्राइवर से डायलॉग कर रहा था, और उनसे जब पूछा गया तो बकौल उसके उसने ये कहा कि ज़ोहर का टाइम होने वाला है, तो आप जितने भी वहाँ पर हरम से और इतराफ़ में वहाँ पे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं जब नमाज होती है। दूसरा, अभी तो खैर नहीं, मुझे लगता है 1 ज़िलहज से वहाँ पे अपना एक रोड मैप स्टार्ट हो जाता है फॉर टाइम, और वहाँ एक हद तक आप जाती हैं बसेस, और उसके बाद आपने पैदल जाना होता है। खैर हम जब गए थे तो उन्होंने कहा था ज़ोहर का टाइम है और अब वहाँ पे मतलब बैरियर लग चुके होंगे, तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, और हम बस में बैठे हुए हैं। तकरीबन अब मुझे अच्छी तरह याद है 3 साढ़े 3 बजे हम मक्का टावर के, जहाँ पे मूवमेंट पे एक मक्का टावर, वो जो अंडरग्राउंड जो रूट है बसेस के लिए, लाइन से हमारी बसेस खड़ी हुई हैं, इंसानों का समंदर है, हुजूम है, और पूरे रास्ते, आई थिंक अभी हरम शरीफ स्टार्ट भी नहीं हुआ था, आपको दूर से एक इंसानों का समंदर आपको नज़र आएगा पैदल चलता हुआ, जो हरम की तरफ या तो जा रहा होता है या हरम से आ रहा होता है। हमारे मौल्लिम लेट हो गए, हमारे मौल्लिम इत्तेफाक से, वो ट्रैफिक था क्या था वल्लाह आलम हमें नहीं पता, हमारे मौल्लिम लेट हो गए, और ड्राइवर हमें बस से नीचे नहीं उतरने दे रहा था, और हमारा होटल बिल्कुल सामने था। रूल कि वो जो पासपोर्ट जो ड्राइवर के पास है, वो जब तक मौल्लिम नहीं आएगा, मौल्लिम को वो पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं करेगा, और वो मौल्लिम की ड्यूटी है कि वो आपको आपके होटल तक पहुंचाएगा। तकरीबन 5 बजे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, 4 बज गए, 4:30 बज गए, और वहाँ पर एक मसला ये है कि बसेस वहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, 5 to 6 मिनट्स में आपको वहाँ से मूव करना होता है, वरना बस पे चालान हो जाता है। रीज़न पीछे से पूरी एक लेन आ रही होती है, और हमारा मौलिम नहीं पहुँचा था। 2 दफ़ा हमारे बस ने पूरा एक लंबा चक्कर सर्कल लिया है, फिर वो वापस आया है, रीज़न कि वो वहाँ पर बस खड़ी नहीं कर सकता था। ये सब हम सेल्फ, हमारा पेशेंस लेवल ऐसा था, क्योंकि जब हम एहराम में होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जल्द अज जल्द जो जिम्मेदारियाँ हम पर एहराम पर मतलब पहनते ही लागू हो जाती है, तो हमारा ये था कि जल्दी से होटल हो जाए, हम अपना सामान रखें और हम अपना उम्रा स्टार्ट करें। लेकिन ये टाइम लेगा, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि ये टाइम हो लेता है। और दूसरा ये कि कंटिन्यूस होटल रूम्स में चेक इन और चेकआउट होता है, तो इन बिटवीन जब चेकआउट होता है तो ज़ाहिर रूम सर्विस होती है, रूम्स क्लियर होते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है, फिर चेक लिस्ट वो लिस्ट देखी जाती है, चेक की जाती है कि अब सो एंड सो जो है वो उनके रूम अलॉट हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो आपको बहुत तहम्मुल के साथ लॉबी में बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उम्रा करते हैं। उम्रा जहाँ पे नॉर्मल वे में 2 घंटे में होता है, हज में मताफ़ से लेके अगर आपको मताफ़ मिल गया तो भी वो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि बहुत जैसे कम स्टेप, जैसे एक होता है ना, एक दरिया होता है जब वो बहता है, तो जब वो खामोश दरिया जिस तरह बहता है ना, वो इस तरह का आलम होता है, क्योंकि इतना अल्लाह के इतने बंदे होते हैं जो तवाफ़ में होते हैं, कहीं पे तिलावत हो रही होती है। खैर हज के दौरान और हज के अभी जो ये सीज़न होगा, मताफ़ में सिर्फ जैसे ही नमाज सलाम फेर दिया जाता है, उसके बाद सारे नमाजियों को लिटरली, अगर आपने वो मतलब गार्ड्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि तरीक यल्ला या हज्जा यल्ला और यल्ला या हाजी कर करके, और अगर आपने अभी आप जैसे सुन्नत पढ़ते हैं, बाज़ नफल पढ़ते हैं, वो आपकी जान नमाज सब उठाकर पीछे खींच देते हैं, आप अगर नमाज में है या नहीं है। वो कहते हैं कि मताफ़ क्लियर कर दो, फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, वो भी एक हद तक क्लियर करते हैं, क्योंकि तवाफ़ होना होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। वो कहते हैं अगर आपको नमाज़ पढ़नी है ना, तो आप पीछे जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ पे जाके अपनी नमाज कंप्लीट करें, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम जब 7 ज़िलहज,
अच्छा, कुछ ज़्यादातर गवर्नमेंट से जो हाजी जाते हैं वो 7 ज़िलहज को इशा की नमाज के बाद उन्हें मिना शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि मिना की 5 नमाज़ें लाजिम हैं, वहाँ पर 5 नमाज़ें अदा हो ना। अच्छा, हम लोग जो थे, हम लोग हिजाज़ मुक़द्दस के थ्रू, तो हमने 7 को नहीं, हमने 8 को सुबह फजर पढ़कर और उसके बाद हम मिना के लिए हमें रवाना किया गया था। और उसमें भी वो बसेस आती हैं मुख्तलिफ, जो आपके पैकेजेस होते हैं, किसी के 20 होते हैं, किसी के 22 होते हैं, किसी के 15 होते हैं, किसी के 30 होते हैं, 35। तो उस हिसाब से ये जितने भी टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो बसेस होती हैं और बसेस पर एक नंबर होता है। तो उस दिन, जिस दिन आप अगर आप, अब मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स थे जिन्होंने 7 ज़िलहज को भी इशा के बाद, मतलब वो उन पे डिपेंड है, या तो वो 7 ज़िलहज को इशा के बाद आपको शिफ्ट करेगा मिना में, या फिर 8 ज़िलहज को सुबह फजर के बाद आप शिफ्ट होंगे। जो लोग 7 ज़िलहज को शिफ्ट होते हैं तो दूसरे दिन 8 ज़िलहज को उनके इशा के बाद उनकी मिना की 5 नमाज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर उन्हें 8 ज़िलहज को इशा के बाद अरफात में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे इन आउट हो रहा था। सही है। 5 नमाज़ें जो 7 ज़िलहज को इशा के बाद शिफ्ट होते हैं, वो 8 ज़िलहज को इशा के बाद उन्हें अरफात में शिफ्ट कर दिया जाता है, उन्हें शब अरफा मिल जाती है। लेकिन हम चूँकि सुबह फजर के बाद गए थे, तो फिर हम दूसरे दिन 9 ज़िलहज को सुबह फजर के बाद तकरीबन हम सब जमा हो गए थे, और उसमें भी हमें बहुत देर तक रोड पे खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि मिना इतनी बड़ी वादी है, इतना बड़ा सेटअप होता है, क्योंकि आपकी बस किस बस के पीछे है यू नेवर नो। तो आपने अपना, जब आप मिना के लिए जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आपका ड्राई फ्रूट्स रख लीजिएगा, बिस्किट्स रख लीजिएगा, पानी रख लीजिएगा। वैसे अरेंजमेंट्स वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं, किंग की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट होते हैं। बस बात सिर्फ ये होती है कि एक इंसानों का हजूम होता है, और वो अरेंजमेंट्स बाज़ दफ़ा कम भी पड़ सकते हैं, गॉड नोज़। और ये भी है कि जब अच्छा, ये फ़र्क रखिएगा कि मिना में आपका मकतब, आपके रूम्स होते हैं, और रूम्स में एक हद तक बेड रखे हुए होते हैं। जब आप अरफात में जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पर हर कंट्री को एक जगह अलॉट होती है। जैसे अगर इंडोनेशियन मलेशियंस हैं तो उनको एक जगह अलॉट है, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियंस, इनकी एक, तो उसी हिसाब से वहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में आपको गाइड करते हैं। कंट्री वाइज ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अपने ही उसमें होते हैं, कहीं पर आपको मुश्किल आ गई, आप रास्ता भटक गए, आपको परेशानी हो गई, तो वहाँ पर वॉलंटियर्स कंटिन्यूस आपकी हेल्प के लिए खड़े होते हैं। पैरामेडिक वहाँ पर होता है, सब कुछ होता है। अरफात में याद रखिएगा बड़े बड़े टेंट होते हैं, उस बड़े बड़े टेंट में जितने भी आप, जैसे हम लोग थे, हमारे साथ और भी जो दूसरे टूर ऑपरेटर्स के थ्रू आए हुए थे, उन सब के बेड लगे हुए होते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि जो लोग 7 की रात को शिफ्ट हो जाते हैं, वो मतलब वहाँ पर एसी भी होते हैं, फ़ैन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये जो गर्मी होती है उसकी वजह से वो सब कोलैप्स हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम तकरीबन ज़ोहर से पहले पहुँचे थे अरफात में, तो जहाँ हमें ले जाया गया वहाँ एक बहुत बड़ा पंडाल जिसे कहते हैं ना, पंडाल नुमा, वो बड़े बड़े टेंट्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी हमसे पहले ख़वातीन मौजूद थी, और बहुत मतलब अच्छी खासी ख़वातीन थी। और इसी तरह जेंट्स के भी पंडाल में इसी तरह सेटअप होता है। अरफात की बात कर रही हूँ। अब वहाँ जब हम गए तो हम परेशान हो गए कि वो ख़वातीन आराम से, मुझे समझ नहीं आ रही थी, कोई यौम अरफा जिसे कहते हैं ना, वही एक वो दिन है कि जो वही हज है, और वही एक मौका है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान आप जितनी भी इबादत कर सकते हैं, और दुआएं बहुत मायने रखती हैं, मग़फ़िरत की दुआएं, बख्शिश की दुआएं। वो मतलब वो मोमेंट ऐसा गोल्डन मोमेंट होता है कि ज़िंदगी में हमें ख़ुद नहीं पता होता कि ये हमारा पहला है या आखिरी हज है। वो कबूलियत की घड़ी होती है, वो अल्लाह और उसका बंदा यूँ सामने होता है। अल्लाह कहता है, तुम मांग मेरे बंदे, मैं तुझे
तुझे दूंगा, तू माफ़ी मांग, तू बख्शिश मांग, तू जो मांग मैं तुझे दूंगा, लेकिन सॉरी टू से। मैंने वहाँ देखा 12 बज गए, 1 बजे, वहाँ ख़वातीन आराम से एसी के सामने लेटी हुई हैं, कुछ गॉसिप कर रही हैं, कुछ, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन तो ऐसी थी जिनको एसी ट्रिप हो रहा था। मैंने कहा वेदर की वजह से पानी ठंडा नहीं हो रहा था। सब होता है, सब होता है, इतना होता है कि आपकी सोच होगी, लेकिन जिस तरह का आप चाहते हैं वो नहीं होता। एसी कूलिंग नहीं होती। दिन के टाइम की बात कर रही हूँ, और हम जब थे तो तब 52-53 डिग्री पहुँच चुका था। अगेन आपने बस अपने दिल में ये रखना है कि मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। नो मैटर जैसा भी मौसम हो, नो मैटर मुझे क्या खाने को मिल रहा है, मुझे गर्म पानी पीने को मिल रहा है, मुझे सूरज की रोशनी झुलसा रही है, लेकिन मैंने उसको एंजॉय किया है, मैंने उसको एंजॉय किया है। जब तक कि आप ये तकलीफ़ एंजॉय नहीं करेंगे ना, आपको हज का मज़ा कैसे आएगा। तो ये मैं प्राइवेट वालों पे इसलिए बात कर रही हूँ कि वो लोग जो है ना, एहराम में भी वो अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, और उनको लगा था कि जब हमने 25, 30, 35, 40, 50, 55 लाख दिए हुए हैं, तो हमें ये हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अरफात बेसिकली वो दिन है जब आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना है, नो मैटर जो भी हो। मगरिब से पहले आप वहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन मगरिब के बाद वो एक जगह ऐसी होती है कि वहाँ पर जितने भी ज़ाहिर से सारे हाजी, अब वो तो है नहीं कि आधे मक्का में आधे मदीना में, नहीं। अब तो जो अगर कहा गया है कि 2 मिलियन 20 लाख, अब तक तो मैंने 2 मिलियन सुना है कि इतने हाजी हैं। वो बढ़ते बढ़ते 2.5 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम गए थे तो हमें कहा गया था 3 मिलियन। जब हम वहाँ पहुँचे और हज के दिन करीब आए तो बात फिगर 3.5 में चली गई, और एंड में हमसे कहा गया, वो भी आई डोंट नो कि वो सही है कि गलत है, कि 4 मिलियन पर चला गया था। तो एक वक्त में जब सारे हुजाज कराम एक जगह जमा होंगे, तो जब बाहर आप निकलते हैं ना, तो आप दूर दूर तक आपको सिर्फ बसेस ही बसेस नज़र आती हैं, और वो बसेस स्टार्ट होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, फैसल हमें जब अपनी बसेस की तरफ हमें लेकर जा रहे थे, और हर बस का अपना एक नंबर है, और आपने उसी नंबर में बैठना है जो आपकी बस का नंबर है। वो बीच बीच में से उसमें से जो, क्योंकि एसीज ऑन थे बस के अंदर, तो वो जो हीट निकल रही थी ना, वो हमारे पैरों को झुलसा रही थी। ये वो इम्तिहान है, ये वो टेस्ट है जिसके थ्रू आपने गुजरना है। अल्लाह अल्लाह करके हम बस में बैठे, और उसके बाद जब आप स्टार्ट होते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए, मुज़दलिफ़ा के लिए भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ से निकलते निकलते भी बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब तक कि आपके आगे की बस हटेगी नहीं, जब तक कि आपका वो क्लियर नहीं होगा हमारी बस को जाने के लिए, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। हम रात के 2 बजे मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे, और उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि हमें शायद अगर इतनी सी भी जगह मिल जाए तो गनीमत है। और वाकई में हमें इतनी सी फुटपाथ पर एक जगह मिली थी, क्योंकि हर तरफ एक सफ़ेद चादर, मतलब वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब मैं बस में देख भी रही थी कि कब हम रुकेंगे, कब हम रुकेंगे, तो ऑन द वे मैं ये देख रही थी कहीं पर हाजी जा रहे हैं, अच्छा कहीं पर बहुत सारे हाजी ऐसे भी थे कि जिनकी बस सर्विस मतलब उनको नहीं समझ आई, तो वो पैदल ही मुज़दलिफ़ा निकल गए, क्योंकि वहाँ रोड मैप इतना ज़बरदस्त है, और बहुत जगह जगह वॉलंटियर्स ऐसे खड़े हुए होते हैं कि आपको कहीं परेशानी नहीं होती। लेकिन आपकी जिस्मानी मशक्क़त, आपके फ़िज़िकल जो एनर्जी है, वो इसमें बहुत काउंट करती है, और वो हिम्मत अल्लाह दे देता है। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। वो हिम्मत अल्लाह आपको दे देता है। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, हम मुज़दलिफ़ा पहुँचे। फिर जब सुबह हुई है फजर के बाद, तो हम लोग उस जगह पर थे कि जहाँ से मुज़दलिफ़ा एंड होता है, और आगे से फिर आप अज़ीज़िया की तरफ हम रवाना हुए। तो हम जैसे बीच में नहीं थे मुज़दलिफ़ा के, तो हम जब सुबह हुई तो वहाँ पर याद रखिएगा उस वक्त सऊदी अरब में ईद होती है, तो हम लोग ज़ाहिर है हमारा वो प्राइवेट होता है, तो हम पहले अज़ीज़िया अपने होटल गए, वहाँ वो टैक्सीज़ भी थी, सब कुछ था, हमने तो टैक्सी हायर कर ली थी, और हम सीधे पहले अज़ीज़िया गए, वहाँ पे अपना सामान रखा, हल्का फुल्का जो भी अवेलेबल था, क्योंकि जब आप मिना में शिफ्ट होते हैं तो फिर आपके जो अज़ीज़िया में जो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है, फिर वो आपके अज़ीज़िया बिल्डिंग में नहीं होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप मिना में ही आपका फ़ूड अरेंजमेंट है, तो अगर आपको करना है तो आप वहाँ करें, वरना आप खुद ही बाहर से लेके खा लें। तो हमने हल्का फुल्का जो भी वहाँ दूध और चाय वो ली,
सामान रखा, क्योंकि हमें जमरात के लिए निकलना था। और जितना जल्दी आप जमरात की रमी कर लेंगे उतनी जल्दी आप मैसेज करते हैं कुर्बानी का, और उसको भी टाइम लगता है कि जब तक कि वहाँ से मैसेज नहीं आएगा कि कुर्बानी हो गई तो फिर आप हल्क कर सकते हैं। और हल्क के बाद आप गुस्ल करते हैं और आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होते हैं। जमरात के लिए हम जब 8 को निकले थे उस वक्त मिना एक अलग था, मिना की अरेंजमेंट अलग थी, कोई बैरियर नहीं था, बहुत इजीली हमें अपने मकतब की और उसकी जो है ना रूट समझ आ गए थे। खैर हम तो बहुत लकी रहे कि हमारा मकतब बिल्कुल जमरात से हम बस बाहर निकलते थे और सीधा स्ट्रेट जो कुबरी खालिद था या वो था उसके बिल्कुल क्रॉस करते हैं और जमरात था। लेकिन जब हम दूसरे दिन रमी के लिए गए तो पहले हमने किंग खालिद के नीचे ही हमारा सिदरा होटल था और किंग खालिद टनल के उस पार मिना था। तो हम निकले, हम मिना गए, हमने रमी की, वो भी एक पूरा घूम के आप जाते हैं, क्योंकि पहले आपको आप बड़े शैतान को ही आपको करना होता है। तो रमी का भी इन्होंने 3 फ्लोर्स बना दिए और हमें 2nd फ्लोर पे जाना पड़ा, और उसके लिए भी एक उन्होंने एंट्री रखी है और दूसरे रूट से उन्होंने पूरा एक एग्ज़िट रखा था, जो पहाड़ों के बीच में से उन्होंने पूरा एक रास्ता बनाया है, क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, वहाँ पे शुरता खड़े होते हैं। वो कहीं भी रमी की जब आप बिल्डिंग में जहाँ पर ये रमी जमरात हैं वहाँ पे उन्होंने 3 फ्लोर्स का एक बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो आपको बैठने नहीं देते, बस यल्ला 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 करते हैं कि बस आप यहाँ से चलते चलते जाएं, रमी करें और दूसरी साइड से आप निकल जाएं। वो जो रास्ता हमने चला है तो जो मतलब उस वक्त तक इंसान इतना ड्रेन हो जाता है, इतना ड्रेन हो जाता है कि हिम्मत बिल्कुल ख़त्म होती है, बिल्कुल निचोड़ देता है आपको, मतलब पूरी ये जो मशक्क़त होती है, लेकिन आपने चलना है। ये मैं सऊदी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उस हिसाब से आपने अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत सारे लोग इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं, थकन की वजह से उन्हें पैनिक होना शुरू हो जाता है, उनकी हिम्मत ढेर हो जाती है। लेकिन जब आप हज पर जा रहे हैं तो इस नीयत से जाइए कि या अल्लाह मेरे लिए हर कदम पर तू आसानियाँ पैदा कर। और अल्लाह ये आपका टेस्ट है, अगर आपने हज मबरूर करना है, चाहे वो आप गवर्नमेंट से करें चाहे आप प्राइवेट से करें। हमारे मुफ्ती साहब ने ये यहाँ तक कहा था। और दूसरा जो मैंने पहले आपको जो प्रीलिम्स के बारे में बताया है ना, वो जितना आपका नफ्स हल्का होगा उतना अल्लाह आपसे राज़ी होगा, और जब अल्लाह आपसे राज़ी होगा तो कहेगा कि बंदा तू चल, मैं हूँ ना तेरे साथ, जैसे वो कहता है मैं हूँ ना। ये फीलिंग्स आपको मिलेगी, ये फीलिंग्स आपको आती है, आपको लगता है कि ये मेरी तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये जो कुछ करवाया है मेरे रब ने करवाया है। इवन हमारे मुफ्ती साहब ने ये तक कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे नीयत की बात होती है, बहुत सारे लोग समझते हैं हज करना है, मतलब इतना लाइटली नहीं लेते हैं हज के अरकान को, हज की इबादत को लाइटली मत लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। सीरियस इस तरह कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो। उनका कहना ये था कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 55 लाख 50 लाख वाले पैकेज में जाते हैं, लेकिन वो इतनी लग्जरियस, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो हज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। वो बाज़ दफ़ा इतने कोलैप्स हो जाते हैं कि वो कुर्बानी का भी वेट नहीं करते हैं, और वो मतलब एहराम उतार देते हैं, उनसे नहीं बर्दाश्त होता, फिर वो बड़े दम की तरफ चले जाते हैं और उनको लगता है कि बड़ा दम इजी है, हमारे पास पैसे हैं हम कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे हाजी होते हैं जो मतलब डी में होते हैं, सी में होते हैं, और वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें होती हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए तो हज बहुत आसान था, हमारे लिए तो हज बहुत आसान था। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके अमाल पर और आपकी नीयत पर। तो कोशिश कीजिए कि ये जितनी भी मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ आपको बताई है, ये सिर्फ इसलिए मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है, जो पिछले साल मैंने एक्सपीरियंस की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक वो मैंने मतलब एक क्या कहते हैं, हमारे ख़मीर में हमें लगता है कि हमने अगर इतने लाख दिए हैं तो फिर हमें ये तकलीफ़ें क्यों बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। तो भाई यही आपका टेस्ट है। थैंक यू सो मच।